आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारा मेन लीड एक साइको होता है जो किसी भी तरह के इमोशंस महसूस नहीं कर सकता था। पर जब वो पहली बार हमारी फीमेल लीड को देखता है, वो मुस्कुराने लगता है और उसी पल से उससे पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो फीमेल लीड का साई की तरह पीछा करता है और हर वक्त उसके साथ रहता है और उसे हर मुसीबत से बचाता है। पर फीमेल लीड को इस बारे में नहीं पता होता और वो उससे डरने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद वो उसका खेल खत्म करना चाहता है। पर मेन लीड फीमेल लीड से बोलता है कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चीज तुमसे ना जुड़ी हो। ये डार्क रोमांस होने वाली है, स्टोरी में ट्विस्ट भी बहुत है। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है स्टेशन से। काफी रात हो गई थी और वो इस वक्त अपने हाथों में एक वेपन लेकर के दो लोगों को घूर रहा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि नोंग्यो अपने मन में सोचती है, कोई तो है जो मेरी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, एक इमोशन जो बहुत ताकतवर है और वो मुझे ओन करना चाहता है। नोंग्यो शीशिन के सामने बैठी होती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी शीशिन नोंग्यो का चेहरा अपनी तरफ मोड़ता है। नोंग्यो उसे धकेल करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी शीशिन नोंग्यो को रोकते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और अपने सामने एक बेड पे गिरा देता है। फिर शीशिन अपनी शर्ट उतारता है। नोंग्यो घबराते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करती है, पर शीशिन नोंग्यो के करीब आता है। नोंग्यो शीशिन को दूर करने के लिए अपने हाथ पैर मारती है, पर इससे शीशिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नोंग्यो के पैरों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता है। फिर शीशिन नोंग्यो के करीब आते हुए उसके नेक पे किस करता है। नोंग्यो घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर शीशिन उसके चेहरे के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। तभी नोंग्यो शीशिन के कंधों पे बाइट कर लेती है और मौका देखते ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है। फिर शीशिन अपने हाथों से नोंग्यो का रास्ता रोकते हुए उसे बेड के किनारे ले आता है और नोंग्यो के करीब आकर के उसे बोलता है, मत जाओ। नोंग्यो उससे कुछ भी बोल पाती उससे पहले शीशिन नोंग्यो के कंधों पे अपने सर को रखता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे करीब रहने से मुझे अच्छा महसूस होता है। नोंग्यो के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि शीशिन नोंग्यो को दूर जाने से रोकने के लिए नोंग्यो के करीब आकर के पूरी रात उसे जोर से पकड़ के सो जाता है। नोंग्यो अपने मन में सोचती है, उस दिन मेरी दुनिया पूरी तरह से पलट गई जब 5 साल पहले मैं शीशिन से टकराई थी। अब स्टोरी 5 साल पीछे आती है और इधर हम देखते हैं शियान को, जिसके फोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसे एक स्पेशल केस मिला है। शियान वो पढ़ रहा था, तभी उसके सामने उसकी सिस्टर नोंग्यो आती है। नोंग्यो शियान को अपने कॉलेज के बाहर देख करके बहुत खुश हो जाती है और भागते हुए उसके पास आ रही होती है। तभी शियान नोंग्यो का सर पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि इसी तरह भागने की वजह से तुम्हारे हाथों में इतनी चोट लगी थी, फिर भी तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। नोंग्यो उसे बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें प्रमोशन मिला है और तुम अब एक स्पेशल डिपार्टमेंट में हो। फिर नोंग्यो शियान का हाथ पकड़ के उसके करीब आते हुए उससे बोलती है, पर क्या ये खतरनाक है। शियान उसे बोलता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और नोंग्यो शियान की बात सुनने के बाद इशारा करते हुए अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर शियान नोंग्यो के सर को सहलाते हुए उससे बोलता है, मुझे अभी एक अर्जेंट केस के लिए बाहर जाना होगा, काफी रात हो गई है, इसीलिए जाते हुए मैं तुम्हें अपने साथ घर छोड़ दूंगा। नोंग्यो भी उसकी बात मान जाती है। तभी वो अपने सामने पुलिस की बतेरी कार्स को जाते हुए देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोंग्यो शियान के साथ एक घर के बाहर आती है। शियान भी अपनी कार से निकल के नोंग्यो के पास आता है और इससे पहले नोंग्यो को कुछ भी बोलता, नोंग्यो उसे बोलती कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा इसी जगह पे इंतजार करूंगी। फिर शियान नोंग्यो को वार्निंग दे करके वहाँ से चला जाता है। शियान के जाने के बाद नोंग्यो अपने सामने रिपोर्टर को देखती है, जो कि पड़ोसियों से पूछ रही थी कि इस घर के अंदर किस तरह के लोग रहा करते थे। वो लेडी बोलती है कि यहाँ पे एक कपल रहा करते थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका एक सन था जो कि हमेशा एकदम अकेले रहा करता था, कभी किसी से बात तक नहीं करता था, यहाँ तक कि हमने कभी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। वो देखने में बिल्कुल साइको लगता है। देखो आज उसने अपने मदर और फादर के साथ क्या किया। तभी नोंग्यो की आंखों के सामने दरवाजा खुलता है। तभी नोंग्यो अपने सामने देखती है उसके ब्रदर के साथ के कुछ ऑफिसर्स एक पर्सन को अपने साथ अरेस्ट करके बाहर ला रहे होते हैं। रिपोर्टर्स उस पे टूट पड़ते हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन शीशिन का ध्यान किसी भी रिपोर्टर पे नहीं था, यहाँ तक कि वो उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी उसकी नजर उस भीड़ में खड़ी हुई नोंग्यो पे जाती है, जो कि इस वक्त अपनी स्कूल ड्रेस पहनी हुई उसकी तरफ बहुत हैरानी से देख रही होती है। शीशिन कुछ देर बाद उसके सामने आता है और आकर के अचानक वहीं पे रुक जाता है। शीशिन की आंखें नोंग्यो पे टिक जाती है। वो उसे बिना पल के झपकाए बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। ये देख करके नोंग्यो डर के मारे कपकपा उठती है। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। उस वक्त उसकी आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था। शियान भी ये नोटिस करता है और अपने ऑफिसर से बोलता है, जाके वो मेल बॉक्स चेक करके आओ, शायद उसमें कुछ हो, क्योंकि उसे लगता है
है कि शेशन उस मेल बॉक्स को घूर रहा था। शियान की बात मान करके कुछ ऑफिसर्स उस मेल बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं। ये जानने के बाद कुछ पल के लिए ही नोंग्यो की सांसों में सांस आती है। उस पल उसे भी लगता है कि शायद शेशन उसके पीछे रखे हुए उस मेल बॉक्स को ही इतने अजीब तरीके से देख रहा होगा। तभी ऑफिसर्स उस मेल बॉक्स को खोल देते हैं, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देख करके नोंग्यो घबराते हुए शेशन की तरफ देखती है, जिसकी नजरें इस वक्त उसी पे अटकी हुई थी। तभी शेशन नोंग्यो को अपने सामने देख करके पहली बार मुस्कुराता है, पर ये मुस्कुराहट बहुत अजीब होती है। शेशन को अपने सामने इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख करके नोंग्यो सहम जाती है। डर के मारे उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वहाँ पे मौजूदा रिपोर्टर्स शेशन से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। शेशन बिना कुछ बोले सिर्फ नोंग्यो की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। ये देख करके शियान भी डर जाता है और नोंग्यो के पास जा करके उसे शेशन के रास्ते से हटाते हुए उसे शेशन की नजरों से छुपाने की कोशिश करता है। पर जाते वक्त भी शेशन की नजर नोंग्यो पे ही टिकी होती है। वो अभी भी सिर्फ उसी को देख रहा होता है और जाने से पहले नोंग्यो को देख करके आखिरी बार मुस्कुराता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 5 साल बाद हम देखते हैं नोंग्यो अचानक डर के मारे अपनी नींद से उठती है। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी, ये सोचते हुए कि 5 साल बाद भी उस लड़के का वो चेहरा आज भी मुझे डराता है। क्या वो मेरा खेल खत्म करना चाहता था? उस बात को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मेरे सपनों में मुझे डराता है। तभी नोंग्यो देखती है कि काफी शाम हो गई थी और उसकी कार भी जंगलों के पास खराब हो गई थी। इसीलिए नोंग्यो मदद लेने के लिए बाहर निकलती है और काफी रात हो जाती है, पर उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखता और नोंग्यो को रियलाइज होता है कि वो घने जंगलों के बीच में फंस चुकी है। उसके आसपास वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसीलिए नोंग्यो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अचानक अपने सामने से एक पर्सन आता हुआ दिखता है, जिसके हाथों में एक वेपन भी होता है। उसे देख करके नोंग्यो घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, पर वो पर्सन नोंग्यो के करीब आकर के उसके गालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो, इसीलिए अब से तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश रखना है। ये सुनने के बाद नोंग्यो डर के मारे उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर वो पर्सन नोंग्यो को पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ एक ट्रक के अंदर ले आता है और उसे बंद कर देता है। फिर वो और उसके साथी मिलकर के नोंग्यो को उस ट्रक के अंदर वहाँ से दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शेशन को देखते हैं, जो कि नोंग्यो का पीछा करते करते उन जंगलों में पहुँच गया था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि नोंग्यो को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। वो बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए तुरंत उन लोगों का पीछा करने लगता है। शेशन पिछले 5 सालों से नोंग्यो पे नजर गड़ाए हुए था, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर नोंग्यो को नुकसान पहुँचने देने वाला नहीं था। वो अपनी कार को फुल स्पीड में करता है और उन लोगों के पीछे इस तरह से पड़ जाता है जैसे कि उन्होंने शेशन से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। शेशन अचानक से उस ट्रक के सामने आकर के अपनी कार रोकता है, जिसके वजह से उस ट्रक को अपना रास्ता मोड़ना पड़ता है। अचानक मुड़ने की वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग सामने एक फाउंटेन से जाके टकरा जाते हैं। वो टक्कर इतनी जोर की होती है कि नोंग्यो गिरने ही वाली होती है, पर तभी शेशन एक रस्सी का सहारा लेकर के नोंग्यो को संभालते हुए उसे पूरी तरह अपने आप से कवर कर लेता है और अपनी परवाह ना करते हुए नोंग्यो को अपनी गोद में उठाए हुए पीछे एक दीवार से टकरा जाता है। फिर नोंग्यो शेशन को अपनी गोद से उतारता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नोंग्यो के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो जमीन पे गिर जाती है। तभी शेशन उसे बोलता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ, क्योंकि अगर एक बार मैंने तुम्हें क्लेम कर लिया तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद नोंग्यो भी वहाँ से भाग ही रही होती है, पर तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि शेशन की हालत काफी खराब हो रही थी। नोंग्यो शेशन के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। शेशन, जो कि उस वक्त अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था, नोंग्यो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था मेरे से दूर भागने का, और अब तुम खुद चल के मेरे पास आई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस बार भी जाने दूंगा? ये बोलने के बाद शेशन नोंग्यो की तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है और नोंग्यो समझ जाती है कि उसके सामने अभी वही पर्सन है जिसे उसने 5 साल पहले देखा था। 5 साल पहले भी जब नोंग्यो ने शेशन को अपने सामने देखा था, तो वो इतनी भीड़ में भी उसे इस तरह से देख रहा था जैसे कि वो कोई शिकारी हो और उसका शिकार करना चाहता हो। और आज 5 साल बाद नोंग्यो उसके सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी शेशन नोंग्यो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर नोंग्यो डर के मारे शेशन से पीछे हटने की कोशिश करती है। शेशन भी नोंग्यो की तरफ आगे बढ़ता है, पर नोंग्यो एक टेबल से टकरा जाती है और वहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है। पर तभी शेशन नोंग्यो को रोकते हुए उसकी कमर पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है। फिर शेशन उसी हाथ से नोंग्यो की कमर को पकड़ के उसे अपनी गोद में उठा करके उसे टेबल पे बिठा देता है, जहाँ से वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। नोंग्यो अभी भी हिम्मत नहीं हारती और उससे दूर जाने की कोशिश करती है। ये देख करके शेशन नोंग्यो के पैरों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। नोंग्यो पूरी तरह घबरा जाती है और डर के मारे उसका
चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। तभी शेषन उसके करीब आते हुए उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने आप से पूरी तरह कवर कर लेता है ताकि नोंगी उससे दूर ना भाग पाए। फिर शेषन नोंगी की नेक को पकड़ के उसका चेहरा अपने करीब खींचता है। नोंगी उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर शेषन नोंगी के कान के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो इस तरह से मेरे से डरो मत, पर हाँ आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आया। फिर शेषन धीरे धीरे नोंगी के नेक के पास जाता है और उसे किस करता है। नोंगी के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। वो शेषन को अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर शेषन उससे पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके गालों के पास आकर के उसे किस करने ही वाला होता है। पर तभी नोंगी अपने आप को बचाने के लिए शेषन को बेहोश कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए नोंगी की नजरें शेषन पे पड़ती है, जो कि अभी भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। नोंगी का ध्यान पूरी तरह शेषन पे होता है। तभी नोंगी सामने एक दीवार से जाकर टकरा जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोंगी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को अपनी बेस्ट फ्रेंड चिंगी के साथ हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि कल रात तुम्हारे सर पे चोट लगी थी, क्या अब तुम ठीक हो? फिर नोंगी डॉक्टर से बोलती है कल रात उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई डरावना सपना हो। तभी डॉक्टर नोंगी की तरफ मुड़ता है। नोंगी उस डॉक्टर का चेहरा देख करके पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है और घबराते हुए पीछे हटती है। इधर नोंगी की अचानक इतनी तेज आवाज सुन करके जीजी भी अपने बेड से गिर जाती है। तभी वो डॉक्टर नोंगी से बोलता है मुझे देख करके तुम इतना डर क्यों गई? ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने किसी डरावने म्यूजिक के साथ खड़ा हूँ। नोंगी सोचती है कि ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसे मैंने 5 साल पहले और कल देखा था। फिर ये नोंगी से बोलती है तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा? तभी नोंगी की नजर डॉक्टर की आईडी कार्ड पे जाती है और वो उसका नाम पढ़ती है, जो कि गु यानशिंग था और वो पिछले 2 सालों से इसी लैब में एक डॉक्टर था। नोंगी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, पर अभी भी उसके दिल में एक डर बैठा होता है। वो धीरे धीरे करके नाइफ के पास आती है, पर जैसे ही वो नाइफ पकड़ने की कोशिश करती है उसके हाथों से वो नाइफ नीचे गिर जाता है। ये देख करके शेषन उसे हैरानी से घूरने लगता है, जो कि इस वक्त गु यानशिंग की आइडेंटिटी में था। फिर शेषन नोंगी के करीब आता है। नोंगी उससे डर के मारे पीछे हटने लगती है, पर तभी शेषन नोंगी के पास बैठ करके उस नाइफ को उठाते हुए नोंगी से बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि तुम इसे उठा सको? नोंगी उसे बहुत हैरानी से देखने लगती है। शेषन उसे बोलता है कि कल जो तुमने मशरूम सूप पिया था उसी की वजह से शायद तुम चीजें इमेजिन करने लग गई थी, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनने के बाद नोंगी पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। नोंगी आगे कुछ भी सोच पाती उससे पहले शेषन नोंगी से बोलता है कल तुम दोनों को इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करना था, पर तुम दोनों मुझे जंगलों में बेहोश मिले, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के ले आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं नोंगी यी के साथ बैठ करके डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। नोंगी पूरी तरह से अपने ख्यालों में खोई होती है, क्योंकि जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा था उस पे यकीन करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी अचानक शेषन उसके करीब आता है और उसके सामने झुकते हुए उसे बोलता है क्या अभी भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? नोंगी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आती है और शेषन के सवाल का ना में जवाब देती है। फिर शेषन नोंगी और यी को डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है ये दोनों हमारे हॉस्पिटल की नई इंटर्न्स हैं। डायरेक्टर उन दोनों से मिलकर बोलता है मुझे लगता है कि तुम दोनों जरूर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे होगे। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर को अचानक से कुछ काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर के जाने के बाद शेषन नोंगी को अपने साथ उसके रूम तक लेकर के जा रहा होता है। फिर नोंगी देखती है कि शेषन का ध्यान इस वक्त उस पर नहीं है और इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपने फोन में 5 साल पहले हुए उस घटना के बारे में पता करती है। नोंगी को पता चलता है कि वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए वो श्रेयान को मैसेज करके उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जिस पर्सन को हमने उस मैनर के बाहर देखा था उसके साथ क्या हुआ और वो अभी कहाँ है? नोंगी को मैसेज करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब शेषन वहाँ पे रुक गया और वो शेषन से आके टकरा जाती है। नोंगी उससे अचानक टकराने के बाद अपना फोन छुपाती है और उससे माफी मांगती है। शेषन उससे बोलता है कि ये तुम्हारा रूम है, जाके आराम कर लो। फिर नोंगी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी रात हो गई थी और नोंगी अपने रूम में सो रही होती है। तभी नोंगी के रूम में शेषन आता है। वो उसे सोता हुआ देख करके उसके करीब आता है और अपने हाथों से नोंगी के बालों को सहलाते हुए उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। उस पर शेषन की आंखों में नोंगी के लिए उसका जुनून साफ नजर आ रहा था। फिर शेषन अपने हाथों को नोंगी के चेहरे के पास लाता है और उसके गालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियों से प्यार से नोंगी के लिप्स को टच करता है। तभी शेषन की नजर अचानक नोंगी के नेक पे जाती है और वो देखता है कि शायद कल की वजह से नोंगी को थोड़ी चोट लग गई थी। ये देख करके शेषन नोंगी के और भी करीब आता है। नोंगी को अपने इतने पास देख करके शेषन के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। वो नोंगी को किस करने ही वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को रोकते हुए नोंगी से दूर हट जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद हम देखते हैं नोंगी की भी नींद खुलती है और
और वो देखती है कि उसे श्यान का कॉल आया हुआ है। वो श्यान को फोन करती है और श्यान उससे बोलता है कि तुम आज अचानक उस पर्सन के बारे में क्यों पूछ रही हो। नोंग्यो से बोलती है कि आजकल मुझे अक्सर उसके सपने आते हैं, इसीलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। नोंग्यो के मुँह से ये सुनने के बाद श्यान नोंग्यो से बोलता है कि तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले ही वो किसी इलनेस के चलते इस दुनिया से जा चुका है। ये सुनने के बाद नोंग्यो को थोड़ी राहत मिलती है और वो श्यान से बोलते है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लगी है और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ। नोंग्यो को काफी भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो किचन की तरफ जाती है। पर जैसे ही नोंग्यो अपना फूड खाने वाली होती है, अचानक वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। इसीलिए नोंग्यो एक टॉर्च के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। अंधेरा इतना होता है कि नोंग्यो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर तभी वहाँ पे अचानक शीशन आ जाता है। नोंग्यो अपने आप को संभालने के लिए शीशन के करीब आती है और उसे पकड़ती है। ये देख करके शीशन के चेहरे पे एक अलग से चमक आ जाती है और वो नोंग्यो को बिना दिखाए मुस्कुराने लगता है। शीशन के चेहरे पे उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी नोंग्यो शीशन से पूछती है, क्या यहाँ पे अक्सर इसी तरह एकदम अंधेरा हो जाता है? फिर शीशन उसे बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जाके देखता हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है। फिर नोंग्यो बोलती है कि मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नोंग्यो की बात मान करके शीशन उसे अपने साथ ले आता है। नोंग्यो शीशन के साथ थोड़ा ही आगे जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नोंग्यो छत पे जाने के लिए कीज लेने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। नोंग्यो को इस तरह से देख करके शीशन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उसके करीब आकर के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नोंग्यो वो कीज का बॉक्स उतार लेती है और शीशन उससे अपनी गोद से उतारता है। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ निकलते हैं, पर काफी अंधेरा होने की वजह से नोंग्यो किसी चीज से टकरा के वहाँ पे गिर जाती है। शीशन नोंग्यो के करीब आकर के उसकी चोट को देखता है और उसे अपने कंधे पे बिठा करके नोंग्यो को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद नोंग्यो से बोलती है, अब तुम थक गए होगे, इसलिए मुझे नीचे उतार सकते हो, और वैसे भी मुझे इतनी चोट नहीं लगी। फिर शीशन नोंग्यो को अपने कंधों से उतारता है। शीशन की गोद से उतरते वक्त नोंग्यो गलती से शीशन की शर्ट नीचे कर देती है। तभी नोंग्यो की नजर शीशन के कंधे पे जाती है और वो देखती है कि शीशन के कंधे पे भी ठीक वैसा निशान है जैसा कि उसने 5 साल पहले उस पर्सन के कंधे पे देखा था। उस वक्त नोंग्यो के चेहरे पे उसका डर साफ नजर आ रहा था। वो घबराते हुए शीशन से पीछे हटती है। फिर शीशन धीमी आवाज में नोंग्यो से बोलता है, तो तुमने सब देख लिया? शीशन नोंग्यो से कुछ भी बोलता, उससे पहले वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है। इधर नोंग्यो भी मौका देख करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी शीशन नोंग्यो को रोकते हुए उसकी कमर को पकड़ता है। फिर नोंग्यो को अपनी गोद में उठा करके सामने एक रूम के अंदर बंद कर देता है। नोंग्यो से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, पर शीशन उसे बोलता है कि पहले मैं इन लोगों से निपट लूं, फिर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ये बोलने के बाद शीशन वहाँ से चला जाता है। शीशन के जाने के बाद नोंग्यो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और सोचती है कि श्रेयान ने मुझे बोला था नोंग्यो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? क्या श्रेयान से कोई गलती हुई है? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नोंग्यो ये सब सोच रही थी, तभी वो रूम के पीछे आती है और अपने सामने एक रस्सी को देखती है। नोंग्यो के दिमाग में वहाँ से बच निकलने का एक आइडिया आता है और वो उस रस्सी को नीचे फेंक करके उस रस्सी पे लटक करके नीचे आने की कोशिश करती है, ताकि वो नीचे के दरवाजे से भाग सके। नोंग्यो बहुत मुश्किल से नीचे उतरती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुँचती है, वो अपने सामने देखती है कि वहाँ पे कई लोग जमीन पे पड़े होते हैं, जैसा कि किसी ने उनका खेल खत्म कर दिया हो। ये देख करके नोंग्यो पूरी तरह घबरा जाती है और तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे हुए ग्लासेस पे पड़ती है, जो कि शीशन का था। ये देख करके नोंग्यो घबराते हुए आगे बढ़ती है और अपने सामने शीशन को देखती है। शीशन को अपने सामने इस तरह से देख करके नोंग्यो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे वो एकदम सहम जाती है। तभी शीशन उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है। नोंग्यो डर के मारे कपकपाने लगती है और श्यान से बोलती है, तुम एक रेन हो। शीशन के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो नोंग्यो से बोलता है, कितनी अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी। फिर शीशन नोंग्यो की तरफ मुड़ते हुए उससे बोलता है, अपनी पहचान छुपाते छुपाते मैं थक गया था, काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद नोंग्यो पूरी तरह हैरान रह जाती है। उस वक्त शीशन का मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल 5 साल पहले जैसा ही था, जो कि उसे बहुत ऑब्सेसिवली देख रहा था। नोंग्यो उसे घबराते हुए बोलती है, इसका मतलब तुम मिस्टर गू नहीं शीशन हो। शीशन मुस्कुराता है और अपनी पलकें झुका करके हाँ में जवाब देता है। ये सुनने के बाद डर के मारे नोंग्यो के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो पीछे जाने की कोशिश करती है। फिर शीशन नोंग्यो की तरफ बढ़ता है, तभी नोंग्यो अपने पीछे एक टेबल से टकरा जाती है और अब उसके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर शीशन नोंग्यो के करीब आता है। नोंग्यो उससे बोलती है कि तुम तो इस दुनिया से चले गए थे ना। फिर शीशन नोंग्यो के बालों को सहलाने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, पर नोंग्यो डर के
के मारे घबराते हुए टेबल का सहारा लेकर के जमीन पे बैठ जाती है। ये देख करके शेषन भी उसके करीब आकर के बैठ जाता है। शेषन नोंगी के सवाल का जवाब देते हुए उसे बोलता है ये एक सीक्रेट है। फिर वो नोंगी के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ता है। तभी नोंगी को अचानक याद आता है कल रात भी उसके साथ शेषन ही था, क्योंकि इसी तरह से कल रात भी शेषन ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। फिर नोंगी उस शेषन से बोलती है कल रात जब मुझे 3 दिन ने किडनैप किया था उसके बाद वहाँ पे तुम ही थे ना। शेषन नोंगी से बोलता है तुम्हें याद आ गया, ये उन 3 इडियट्स की गलती है। उन्हें तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए था। मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चीज तुमसे ना जुड़ी हो। उन्होंने मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज को छीनने की कोशिश करी, इसीलिए मुझे दखल देना पड़ा, पर बाद में मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। मैं तुम्हें इस तरह से डराना नहीं चाहता था और फिर से तुमसे मिलने वाला पल लगभग खराब ही कर दिया था। फिर तुमने उस मशरूम वाली स्टोरी को सच मान लिया था और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। शेषन नोंगी के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। नोंगी उससे बोलती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, आखिर तुमने मुझे इन सब में क्यों फंसाया, क्या तुम मेरे से मेरे ब्रदर का बदला लेना चाहते हो। फिर शेषन उससे बोलता है क्या कहा तुमने, बदला? सच बोलो तो मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। तुम अचानक से मेरी जिंदगी में आ गई और सब कुछ बदल दिया। बस हमारी मिलने की टाइमिंग्स गलत थी। ये बोलने के बाद शेषन नोंगी की तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है। उस वक्त उसके चेहरे पे नोंगी के लिए एक अलग सा जुनून था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ सालों पहले तक शेषन किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था। उसके लिए पूरी दुनिया एकदम सुनसान थी। स्कूल फोटोग्राफ के दौरान जब उसकी क्लासमेट उसके ऊपर गिर रही होती है तो शेषन उसकी मदद करने के बजाय उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसे किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शेषन अपने आसपास की दुनिया से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए उसने सोचा कि अब वो भी दूसरों की नकल करेगा और उन्हीं की तरह ही पेश आएगा, ताकि वो भी सबको काइंड और नॉर्मल पर्सन लगे। फिर हम देखते हैं कि कई दिनों तक शेषन ने लोगों के सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की एक्टिंग करी। वो लोगों की मदद करता और मुस्कुरा करके उनसे बात करने की कोशिश करता, पर वो इन सब से जल्द ही बोर हो गया था और अब वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में आ गया था। आगे शेषन बोलता है उस दिन मैनर से निकलते वक्त मैंने अपने सामने तुम्हें देखा। तुम्हें अपने सामने देखते ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। मैं जेल में भी अक्सर तुम्हारे बारे में सोचा करता था और तुम्हारी हर एक खबर मेरे पास होती थी। फिर हम देखते हैं कि जेल में भी शेषन नोंगी के बारे में पढ़ रहा होता है। उस वक्त उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। वो नोंगी के नाम पे अपनी उंगलियां फेर रहा होता है, पर तभी उसे लोग वहाँ पे परेशान करने की कोशिश करते हैं और उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स गिरा देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो लोग शेषन को परेशान कर रहे थे उनको पनिश करने के बाद उनके ऊपर चढ़ के नोंगी के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे लगा था कि टाइम के साथ ये फीलिंग्स कम होती जाएंगी, पर तुम्हारे लिए मेरी चाहत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हें हासिल ही करना होगा। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और नोंगी शियान से बात करते हुए रास्ते से गुजर रही होती है। शेषन भी उसके सामने से गुजरता है और उस पल नोंगी को एहसास होता है कि शायद उसने शेषन को देखा। नोंगी डर के मारे सहम जाती है। शेषन अपने मन में सोचता है तुमने ठीक से मेरा चेहरा तक नहीं देखा और इतना डर गई। तभी नोंगी आगे जाकर के शियान से टकरा जाती है। शियान उससे बोलता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। नोंगी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर शियान उसे बोलता है अब तुम्हारा कॉलेज खत्म होने वाला है, इसीलिए अब से ब्लाइंड डेट पे जाने की तैयारी करो। फिर नोंगी शियान से बोलती है अगर ऐसी बात है तो शायद पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टाइप का कोई भी नहीं है। फिर शियान उसे बोलता है तुम मुझे बताओ मुझे तुम्हारे लिए किस टाइप का पर्सन ढूंढना चाहिए। नोंगी उसे बोलती है कि पहले तो वो टॉल और हैंडसम हो जो कि मेरी सारी बातें माने। फिर शियान उसे बोलता है अगर वो गुस्सैल हो तो तुम क्या करोगी। नोंगी उसे बोलती है कि फिर तो और भी अच्छा है, मैं तुम्हारे पास रहने आ जाऊंगी। वैसे मैंने जीनियस नाम के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप अप्लाई की है और कॉलेज खत्म होते ही मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर नोंगी शियान को वहाँ से लेके चली जाती है और इधर हम शेषन को देखते हैं जो कि पीछे खड़ा चुपके से नोंगी की बातें सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है उस दिन मैंने रियलाइज किया मुझे तुम्हें खुद से प्यार करवाना होगा ताकि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकूं। और तुम्हारे आइडियल टाइप के हिसाब से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने गो यानशिन की आइडेंटिटी अपनाई और अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाया। डायरेक्टर ने उस दिन मुझे 2 इंटर्न्स को चुनने के लिए कहा। मैं जानता था वहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल भी होगी, इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारा नाम देखा। तुम्हारी प्रोफाइल देखते ही मेरी दुनिया थम सी गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। आगे शेषन बोलता है पर तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था। जब तुम मेरे करीब थी मुझे अपने आप से कितना लड़ना पड़ा और अपने आप को कितना कंट्रोल करना पड़ा तुम्हें क्लेम करने के लिए। जब भी तुम मेरे करीब होती मेरे लिए खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, पर मैंने बहुत ही मुश्किल से सब्र दिखाते हुए अपने आप को कंट्रोल किया।
ताकि तुम मुझे पसंद कर सको। अब सीन प्रेजेंट में आता है और शेषन नोंग्यो के सर से अपना हाथ हटाता है और उससे बोलता है, तो क्या तुम्हारा आइडियल टाइप बनने के लिए मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया? नोंग्यो से बोलते है कि वो सब सिर्फ एक मजाक था। फिर शेषन नोंग्यो से बोलता है, पर तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए तुम भागने की बजाय मेरी फिक्र करते हुए मुझे ढूंढने के लिए आई थी। फिर नोंग्यो शेषन को अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलती है, क्या तुम्हें इन सब में मजा आ रहा है? पर शेषन नोंग्यो का हाथ पकड़ के उसके करीब आता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने फिर से तुम्हें डरा दिया, पर अब मैं क्या करूं? ये लोग चोरी से यहाँ पे घुस आए थे और तुम्हारे ब्रदर की वजह से तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते थे। मैं ये बात तभी समझ गया था जब अचानक पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा हो गया था। बस मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये बोलने के बाद शेषन नोंग्यो के करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी नोंग्यो शेषन को अपने आप से दूर करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर शेषन नोंग्यो को रोकते हुए उसे अपने करीब खींच करके बहुत जोर से हक कर लेता है। नोंग्यो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। ये देख करके शेषन नोंग्यो के दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से नोंग्यो को अपने और करीब खींचता है। उस वक्त शेषन पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। नोंग्यो की बहुत कोशिशों के बाद भी शेषन उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देता। ये देख करके नोंग्यो से बोलती है, तुमने मुझे कहा था ना तुम इंतजार करोगे जब तक मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर शेषन नोंग्यो से बोलता है, कुछ देर के लिए बस इसी तरह से रहो। नोंग्यो को अपने इतने करीब देख करके शेषन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उस वक्त शेषन की आंखों से नोंग्यो के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आती है। वहाँ की हालत देख करके नोंग्यो समझ गई थी कि अभी और लोग हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए नोंग्यो शेषन के साथ वहाँ से भाग जाती है, पर शेषन अब काफी थक चुका था। इसीलिए नोंग्यो शेषन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ एक कार के अंदर छुपा लेती है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और नोंग्यो से बोलते हैं, हमें पता है कि तुम यहीं पे छुपी हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप बाहर आ जाओ, तो हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये सुनने के बाद नोंग्यो डर जाती है, पर शेषन उसे अपने करीब करता है और बहुत जोर से पकड़ लेता है। तभी नोंग्यो को बाहर से गन की आवाज आती है। वो डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है। फिर शेषन नोंग्यो को अपने आप से कवर करते हुए उसके कंधों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और अपने हाथों से नोंग्यो के कान कवर करते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। उस वक्त नोंग्यो के चेहरे पे उसका डर साफ नजर आ रहा था और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो शेषन के इतना करीब आ गई। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है और वो गुंडे उसके पीछे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोंग्यो वहाँ से निकलती है। तभी उसका ध्यान शेषन के हाथों पे जाता है और वो देखती है कि उसे बचाते हुए शेषन के हाथों में काफी चोट लग गई थी। फिर नोंग्यो बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए शेषन को वुंड्स को साफ करने के लिए उसकी टाई खोलती है। इससे पहले नोंग्यो शेषन को उसकी वुंड्स क्लीन करने के लिए बोलती। शेषन उसे इशारा करता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर नोंग्यो शेषन के सामने बैठ करके बहुत ध्यान से उसकी वुंड्स को साफ करती है। नोंग्यो को अपनी केयर करता हुआ देख करके शेषन मुस्कुराने लगता है। शेषन की वुंड्स क्लीन करने के बाद नोंग्यो उससे दूर हटती है, पर तभी शेषन नोंग्यो के चेहरे को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये लुक बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी फिक्र करती हो। फिर शेषन नोंग्यो के चेहरे को छोड़ करके उसके कंधे की तरफ झुकते हुए अपना सर उसके कंधों पे टिकाता है और उससे बोलता है कि न जाने क्यों, पर जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे सब कुछ बहुत अलग लगता है। तभी नोंग्यो शेषन से बोलती है, पहले मुझे दरवाजा बंद करने दो ताकि वो लोग फिर से ना आ जाएं। और नोंग्यो भाग करके दरवाजे की तरफ जाती है और शेषन की तरफ मुड़ के देखती है। शेषन भी नोंग्यो की तरफ देखता है। फिर नोंग्यो वहाँ पे मेडिसिन रखते हुए शेषन से बोलती है, इन्हें यूज करने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शेषन समझ जाता है कि नोंग्यो उससे दूर जाने वाली है, इसीलिए शेषन नोंग्यो को रोकने के लिए उसके तरफ अपने कदम बढ़ाता है, पर तब तक नोंग्यो वहाँ से भाग जाती है और कहीं शेषन उसके पीछे ना आ जाए, इसीलिए वो शेषन के लिए उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देती है। नोंग्यो को इस तरह से अपने आप से दूर जाता हुआ देख करके शेषन के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है और नोंग्यो उससे दूर भाग जाती है। फिर नोंग्यो बहुत मुश्किल से उस हॉस्पिटल से निकल के बेसमेंट की तरफ आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा बंद होता है नोंग्यो की सांसों में सांस आती है। वो पीछे मुड़ती है और अपने सामने शेषन को देखती है। शेषन उसे बिना कुछ कहे अचानक उसके करीब आता है और नोंग्यो का हाथ पकड़ के उसे किस करने लगता है। नोंग्यो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर शेषन नोंग्यो को रोकते हुए उसका दूसरा हाथ पकड़ के भी उसे दरवाजे के सहारे टिका देता है। उस वक्त नोंग्यो के लिए उसका जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। नोंग्यो की भी सांसें फूलने लगती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके शेषन को धकेलते हुए अपने आप से दूर करती है। शेषन नोंग्यो से बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर
सकता था, क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है कि अब मुझे इसकी आदत हो गई थी। नोंग्यो घबरा जाती है और शीशिन से दूर जाने की कोशिश करती है, पर उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो जमीन पे गिर जाती है। फिर शीशिन धीरे धीरे नोंग्यो के करीब आते हुए उससे बोलता है, तुम एक बेदर्द लिटिल लायर हो। ये बोलते हुए शीशिन अपने कदम नोंग्यो के पैरों के पास रोकता है और वहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। नोंग्यो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उससे पीछे हटने की कोशिश करती है। आगे शीशिन उससे बोलता है, शायद पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आया और मैंने तुम्हें स्पॉइल कर दिया, पर अब से इस रिलेशनशिप में मैं डिसाइड करूंगा। ये बोलने के बाद शीशिन नोंग्यो के करीब आते हुए उसे किस करता है। नोंग्यो के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और वो उससे पीछे हटने की कोशिश करती है, पर शीशिन उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देता और उसे चेस करते हुए फिर से किस करता है। नोंग्यो अभी भी हिम्मत नहीं हारती और शीशिन से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर शीशिन उसे किस करते हुए किनारे तक ले आता है। उस पर शीशिन पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठता है और नोंग्यो की कमर को पकड़ते हुए उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है और सामने सीट्स पर बैठते हुए नोंग्यो को भी अपनी गोद में बैठाता है। नोंग्यो की सांसें फूल जाती है और वो शीशिन से बोलती है, हर्ट हो रहा है। शीशिन उसे बोलता है, बर्दाश्त करो। नोंग्यो बोलती है, तुम्हारे शोल्डर पे चोट लगी है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं नोंग्यो के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिनको पनिश करने के दौरान शीशिन को काफी चोट लग जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। फिर शीशिन नोंग्यो से बोलता है, मैं तुम्हें बचा रहा था और तुम मुझे बेवकूफ बना के वहाँ से भाग गई थी और अब तुम मेरी परवाह कर रही हो। ये बोलने के बाद शीशिन नोंग्यो के चेहरे को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और अपने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर से नोंग्यो को किस करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशिन नोंग्यो का हाथ छोड़ देता है। उन दोनों की ही सांसें फूल चुकी थी। नोंग्यो शीशिन से दूर चली जाती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। फिर शीशिन नोंग्यो से बोलता है, अगली बार मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाना। आगे शीशिन नोंग्यो से बोलता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करोगी। शीशिन की बातें सुनने के बाद नोंग्यो के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता। वो शीशिन को प्रॉमिस करती है और वहाँ से भाग जाती है। नोंग्यो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, वो शियान से टकरा जाती है, जो कि उसे ढूंढ रहा होता है। वो नोंग्यो के सर पे प्यार से टपले मारते हुए उसे बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है और तुम कहाँ चली गई थी। फिर नोंग्यो शियान को हक करते हुए उसे बोलती है, मेरे से और सवाल मत पूछो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि नोंग्यो शियान के साथ अपने घर आती है। शियान नोंग्यो से बोलता है, मुझे पता चला आज तुम्हारे हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। फिर नोंग्यो शियान से बोलती है, ब्रदर अभी मेरे से कुछ मत पूछो। ये बोलने के बाद नोंग्यो अपने रूम में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक हफ्ते बाद हम देखते हैं नोंग्यो अपने बेड पे सो रही होती है, पर तभी तेज हवा की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। फिर नोंग्यो अपनी विंडो के पास आती है और अपनी विंडो बंद कर देती है और वापस मुड़ करके अपने बेड की तरफ जा रही होती है, पर अचानक वो किसी से टकरा जाती है। नोंग्यो अपना चेहरा ऊपर करती है और अपने सामने शीशिन को खड़ा हुआ देखती है और अगले ही पल शीशिन नोंग्यो को अपनी गोद में उठा करके उसे बेड के ऊपर गिरा देता है। फिर शीशिन अपने एक हाथ से नोंग्यो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से नोंग्यो की कमर को पकड़ के उसके करीब आते हुए उसे किस करता है। कुछ देर बाद नोंग्यो से बोलती है, तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर शीशिन उसे बोलता है, तुम एक हफ्ते से मुझे अवॉइड कर रही हो और अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद शीशिन नोंग्यो को दोबारा से किस करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोंग्यो अपने रूम से बाहर आती है और शियान को किचन में देख करके उससे बोलती है, तुम सूप बना रहे हो, और वहीं पे बैठ जाती है। फिर शियान नोंग्यो के लिए सूप लेकर के आता है और उसे अपने हाथों से पिलाने लगता है। नोंग्यो शियान के हाथों से सूप पी रही होती है, तभी शियान उसे बोलता है, क्या आजकल तुम ठीक से सो नहीं पाती और तुम्हें शीशिन के बारे में अभी भी डरावने सपने आते हैं। शियान के मुंह से अचानक ये सुनने के बाद नोंग्यो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। फिर शियान अपने हाथों से नोंग्यो के चेहरे को साफ करते हुए उससे बोलता है, तुम शीशिन के बारे में सपने इसीलिए देखती हो क्योंकि तुम्हें शीशिन से डर लगता है, इसीलिए तुम्हारा डर कम करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली शीशिन ने अपने पेरेंट्स का खेल नहीं खत्म किया था। 5 साल पहले पुलिस को उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले थे और हमें बाद में पता चला कि उसने कुछ नहीं किया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुका था। शियान के मुंह से ये सुनने के बाद नोंग्यो अपने मन में सोचती है, इसका मतलब शीशिन एक बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि शीशिन का सच जानने के बाद नोंग्यो को उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। वो सोचते हैं कि शीशिन ने कुछ बुरा नहीं किया, पर फिर भी उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना पड़ रहा है और नोंग्यो शीशिन की मदद करने की सोचती है। फिर हम देखते हैं कि नोंग्यो शीशिन के पास जाती है। शीशिन उसके सामने वाली चेयर पे बैठा होता है और नोंग्यो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। तुम्हें अपने बारे में मेरे से कुछ भी नहीं छुपाना, और दूसरी, जब तक मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तुम
मुझे फोर्स नहीं करोगे। अगर तुम्हें भी अपनी तरफ से कोई कंडीशन रखनी है तो तुम बता सकते हो। फिर शीशन नोंग्यो से बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे पसंद करो, पर तब तक के लिए किस तो अलाउड है ना। शीशन के मुंह से ये सुनने के बाद नोंग्यो को याद आता है कि किस तरह उस दिन शीशन ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया था। नोंग्यो ये सब सोच रही होती है, तभी शीशन नोंग्यो और अपने बीच में से वो टेबल हटा देता है और नोंग्यो की चेयर को पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए उसे बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है। शीशन के अचानक इतने करीब आने की वजह से नोंग्यो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तभी शीशन नोंग्यो के सामने मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में जानने के लिए तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है? पर फिर भी तुम्हारे लिए मैं इसे साइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये पहली बार है जब तुमने मेरे से कुछ कहा है। ये बोलने के बाद शीशन नोंग्यो से दूर होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोंग्यो चुपके से शियान की आईडी कार्ड चुरा करके उसके ऑफिस में चली जाती है। कुछ देर वहाँ पे ढूंढने के बाद नोंग्यो के हाथ में एक फाइल लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि शीशन ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उसे तो फंसाया गया था। बचपन से ही शीशन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों से बात तक नहीं कर पाता था, पर उसने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया। सच्चाई जानने के बावजूद भी जेल के लोगों ने इस बात को कभी बाहर नहीं आने दिया। शीशन की कोई गलती ना होने के बावजूद भी जेल के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब तक नोंग्यो भी शीशन को पसंद करने लगी थी और ये जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि शीशन अपने घर के बाहर होता है, जहाँ पे उसे अचानक एक कॉल आता है। शीशन उस फोन को उठाता है और उसे पता चलता है नोंग्यो की वजह से पूरी दुनिया के सामने उसकी सच्चाई साबित हो गई है। ये सुनने के बाद अपने आप ही शीशन की आंखें भर आती हैं और वो पहली बार अपने चेहरे पे आंसुओं को महसूस करता है। आज से पहले वो कभी नहीं रोया था, पर आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और शीशन सोचता है, आज से पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, शायद ये नोंग्यो की वजह से है। ये सोचते हुए भी शीशन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ पे नोंग्यो आ जाती है, जिसके हाथों में शीशन के पेरेंट्स के साथ उसकी फोटो थी। नोंग्यो उस फोटो को अपने हाथों में लिए मुस्कुराते हुए शीशन की तरफ देखती है। तभी शीशन भाग करके नोंग्यो के पास जाता है और उसे हग करके उसे किस करने लगता है। उस वक्त शीशन की आंखों में नोंग्यो के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। नोंग्यो के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी शीशन को किस करती है। अब नोंग्यो भी शीशन को पसंद करने लगी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोंग्यो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, पर वो ड्रेस नोंग्यो को टाइट हो जाती है। उस ड्रेस में नोंग्यो को फिट करने के लिए नोंग्यो के सामने से अच्छा खाना हटा करके उसे बोरिंग खाना दिया जाता है, पर नोंग्यो चुपके से अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर लेती है और बाहर जा करके एक टेबल पे बैठ के उसे खाने लगती है। पर नोंग्यो गलती से एक कैंडी पीछे गिरा देती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि शीशन वहीं पे उस टेबल को पकड़ के नीचे जमीन पे लेटा हुआ था। फिर शीशन नोंग्यो को टीज करते हुए उसे बोलता है, तुम खाने में इतना बिजी थी कि तुम्हारा आसपास किसी चीज में ध्यान ही नहीं है। मेरा हाथ दर्द हो गया ये करते हुए। फिर नोंग्यो शीशन से बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मेरे लिए टेबल पकड़ो। फिर शीशन नोंग्यो के पास बैठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर नोंग्यो शीशन को टीज करते हुए उसे बोलती है, तुम भी थोड़े बहुत हैंडसम लग रहे हो। नोंग्यो के मुंह से ये सुनने के बाद शीशन मुस्कुराने लगता है। फिर नोंग्यो शीशन से बोलती है, 3 दिनों में हमारी वेडिंग है, अगर तुम्हें किसी को इनवाइट करना है तो मुझे बता दो। फिर शीशन नोंग्यो का जवाब देते हुए उसे बोलता है, मुझे सोचने दो, कोई रह गया क्या जिसे मैंने अब तक नहीं मारा। नोंग्यो से बोलते है कि मुझे पता है तुमने अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं किया। फिर नोंग्यो शीशन के करीब जाती है और उसे बोलती है कि तुम सिर्फ एक पागल हो। ये सुनने के बाद शीशन हंसने लगता है और नोंग्यो के करीब आकर के उसे बोलता है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अभी से तुम्हें लेकर के बहुत बुरे थॉट्स आ रहे हैं। शीशन के मुंह से अचानक ये सुनने के बाद नोंग्यो पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी शीशन नोंग्यो को एक जेड पेंडेंट देता है, जिसे देख करके नोंग्यो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नोंग्यो शीशन के हाथों से वो पेंडेंट ले लेती है। फिर शीशन वहाँ से जाते हुए नोंग्यो से बोलता है, तुम्हें अपना वेडिंग गिफ्ट पसंद आना चाहिए मेरी वाइफ। फिर शीशन वहाँ से चला जाता है। शीशन के जाने के बाद नोंग्यो को याद आता है कि कैसे शीशन ने उसे अपनी वाइफ बुलाया था और वो खुशी के मारे झूम उठती है। खुशी से नाचते हुए नोंग्यो को पता ही नहीं चलता कि कब उस टेबल का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद हम देखते हैं नोंग्यो अपने वेडिंग गाउन में अपनी वेडिंग पे आती है, जहाँ पे शीशन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर शीशन नोंग्यो के करीब आकर के उसके हाथों को पकड़ता है और उसके बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, पिछले 5 सालों से मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। फिर शीशन नोंग्यो के करीब झुकते हुए उसे बोलता है, आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। फिर हम देखते हैं कि नोंग्यो के सामने अपने घुटनों पे बैठ करके शीशन नोंग्यो के हाथों पे रिंग पहनाता है। नोंग्यो भी शीशन को रिंग पहनाती है और उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। वेडिंग के बाद वहाँ पे बैठे सभी लोग उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं। नोंग्यो शर्माने लगती है, पर शीशन नोंग्यो को अपनी तरफ खींच करके
उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने सामने बिठा करके नोंग्यो की कमर को पकड़ के अपने करीब खींचता है और नोंग्यो को किस करता है। नोंग्यो भी शीशिन के कंधों पे हाथ रखती है और उसे किस करती है। फिर शीशिन नोंग्यो की वेल को पकड़ के उसे अपने चेहरे पे रखते हुए नोंग्यो के साथ अपने आप को भी कवर कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में।